हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपन सोल्व करेंगे 5th चैप्टर। अपन वो टेस्ट लिया था 5वां 11 तारीख को, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं इसमें। वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर था। तो पहला क्वेश्चन दे रखा था, बल और लंबाई दोनों के मात्रक 4 गुना कर दें। बल का और लंबाई के मात्रक 4 गुना कर दें तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखो मात्रक, इसका सॉल्यूशन, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन कर सकते हैं अपन। और जो कार्य होता है वही मात्रक किसका होता है, ऊर्जा का होता है। इसलिए ऊर्जा के लिए भी अपन कह सकते हैं भाई बल और विस्थापन का जो मात्रक है उनके गुणनफल से ऊर्जा का मात्रक आता है। अब ये कह रहा है कि इस बल के लंबाई के मात्रक दोनों को 4 गुना कर दें, यानी बल को भी 4 गुना कर दें और विस्थापन को भी 4 गुना, तो ऊर्जा का मात्रक कितना हो जाएगा, 16 गुना। ठीक है, तो ध्यान रखें कि बल मतलब 4 गुना कर दिया, विस्थापन मात्रक 4 गुना करने वाला बल को 4 गुना कर दिया, विस्थापन का मात्रक 4 गुना करने वाला विस्थापन भी 4 गुना हो गया। तो एक तरह से एनर्जी कितनी होगी, कार्य कितना हो गया, 16 गुना, यानी ऊर्जा भी कितनी हो गई है, 16 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति एक दीवार में बल लगाता है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता है। इस स्थिति में कोई आदमी दीवार में धक्का दे रहा है लेकिन दीवार से टूट नहीं रही है, विस्थापित नहीं हो रही, वहाँ से हट नहीं पा रही, तो उस केस में कार्य क्या होगा। उसमें लिखा उसने ऋणात्मक कार्य किया, उसने धनात्मक कार्य किया जो अधिकतम नहीं है, उसने कोई कार्य नहीं किया, उसके द्वारा अधिकतम कार्य किया गया। कार्य देखो मूल चीज़ क्या है, W बराबर F.D होता है। तो यहाँ पर बल लगा रहे हैं और साथ में अगर विस्थापन 0 आ रहा है तो फिर इसमें कोई कार्य नहीं किया। बल तो लगा दिया आपने लेकिन इसमें विस्थापन कितना है, 0। इसका मतलब अपन मानेंगे उसने कोई कार्य नहीं। फिजिक्स की भाषा में काम का मतलब है बल लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए और साथ में उन दोनों के बीच में कोण भी ध्यान रखना होता है। अगर 90 डिग्री कोण है, बल भी हो गया विस्थापन भी हो गया, लेकिन 90 डिग्री कोण है तब भी कार्य नहीं माना जाता। दीवार को धक्का लगा पर कैसा, हम तो काम करते हैं, जैसे कोई मजदूर है वो धक्का लगा रहा है, भले वो दीवार नहीं गिरी लेकिन वो आपसे पैसे लेगा, तो वो पैसे किस बात के ले रहा है, वो मसल्स का जो काम होता है, आंतरिक कार्य बोल सकते हैं उसको, मांसपेशीय कार्य बोल सकते हैं, उसके पैसे लेता है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में जिसकी अपन बात करते हैं वो कार्य का मान कितना होगा, 0। क्यों, तभी होगा जब या तो बल हो, बल और विस्थापन दोनों हो और साथ में कोण भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि दीवार विस्थापित नहीं हो रही तो उसने कोई कार्य नहीं किया। तो ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुल्ली भी होता है, अगर कोई कुल्ली लेके चल रहा है किसी बोझ को, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है बोझ का, उसके द्वारा कार्य पूछता आपसे कि एक कुल्ली 50 किलो वजन को लेकर के जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या कार्य बताओ। तो उस केस में कुल्ली के सिर पे जो वजन है उसका द्रव्यमान जो mg होता है, सॉरी भार, वो तो लगेगा नीचे और कुल्ली चल रहा आगे की ओर, तो विस्थापन हो गया इस तरफ। तो इन दोनों बल और विस्थापन में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस केस में अगर आप W निकालोगे कार्य तो F.D cos 90 डिग्री, ये बल हो गया mg, D जो भी विस्थापन है और cos 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर इसका मान 0 आने का मतलब पूरा ही कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल्ली तो हमसे पैसे लेता है, वैसे कहता है हमने तो काम किया है, लेकिन वो काम एक्चुअली कौन सा है, वही मांसपेशी वाला काम है, उसका लेगा, लेकिन इस गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना कहलाएगा, 0। तो इस तरह क्वेश्चन को ध्यान रखें, थोड़ा सा गलती हो सकती है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। बल तो कितना लगा है, 5 न्यूटन, और दूरी कितनी हो रही है, 10 मीटर। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल द्वारा वस्तु की दिशा से बनाया गया कोण क्या होगा। बल भी दे रखा है, विस्थापन भी दे रखा है और कार्य भी दे रखा है, और क्या पूछा है, कोण दे पूछा आपने से। तो अपने को बल, विस्थापन और कोण में के साथ कार्य का संबंध पता होना चाहिए। तो इस सूत्र आप ध्यान रखेंगे, W बराबर F.D cos थीटा होता है। यहाँ पर 1 2 3 और 4 चीज़ें, 4 में से कोई 3 देकर के एक पूछेगा। तो फिलहाल अपन को यहाँ क्या दे रखा है, कार्य भी दे रखा है 25 जूल, बल भी देगा कितना, 5 न्यूटन, D विस्थापन कितना दे रखा है, 10 मीटर, और cos थीटा पूछा है। तो ये कर लेंगे 25 और ये हो जाएगा 50, उसको नीचे आ जाएगा। ठीक है, 50 नीचे आ जाएगा तो 25/50 बराबर cos थीटा। काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो cos थीटा का मान 1/2 आने का मतलब थीटा कितना रखना पड़ेगा अपने को, 60 डिग्री। थीटा मान 60 डिग्री रखेंगे तब cos 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ कोण का मान आ जाएगा 60 डिग्री। यानी ये वाली कंडीशन होगी, इधर तो बल लग रहा है किसी वस्तु पर और लगभग 60 डिग्री पर उस पर विस्थापन हो रहा है, D और F, इनके मध्य कोण कितना है, 60 डिग्री। ये ध्यान रखें। बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तो कार्य अधिकतम आएगा, और बल के लंबवत का विस्थापन होता है तो कार्य 0 आता है, और बाकी कंडीशन उसके बीच का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम में स्थित 15 किलोग्राम की किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है।
कोई वस्तु विराम में स्थित है, यानी शुरू में वेग 0 है, उसे 15 किलो का वस्तु है और उसमें बल लगाने पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो बल लगाया जाता है 5 न्यूटन का, तो वस्तु की गति के प्रथम सेकंड के दौरान बल द्वारा किया गया कार्य। क्या पूछा आपसे? देखो हमेशा न्यूमेरिकल ध्यान रखें, आप स्ट्रेटजी ये रखें कि सबसे पहले सोचना होगा तो पूछा क्या है। तो सबसे पहले आप देखो पूछा क्या है, वो पूछा वाला बात या तो लास्ट में लिखी होगी या शुरू में कहीं लिखा होगा। फिर जो पूछा उसका सूत्र लगा लें आप, और सूत्र लगाने के बाद फिर देखो कि सूत्र में किस चीज़ की जरूरत है। तो आपसे पूछा क्या, बल द्वारा क्या कार्य पूछा है, तो W बराबर वही फॉर्मूला FD cos थीटा, मूल सूत्र तो यही है। अब आपको पूछा क्या है, बल द्वारा, यानी W पूछा है, तो आपको लगने वाला बल पता होना चाहिए, विस्थापन पता होना चाहिए और कोण पता होना चाहिए। तो इसमें विराम अवस्था में स्थित वस्तु है और 15 किलो का वस्तु दे रखा। अब अपन को क्या चाहिए, बल। तो यहाँ बल तो कितना लगा दिया, 5 न्यूटन का, ठीक है, बल 5 न्यूटन लग रहा है, लेकिन विस्थापन कितना दिया है ये आपको कभी यहाँ साफ साफ विस्थापन डायरेक्ट नहीं दे रखा। तो जो सूत्र में चाहिए उसको आप ढूंढेंगे, और वो अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो आपको इनडायरेक्टली जो दिया है उसे पता करना है। तो आपको 15 किलोग्राम वस्तु दे रखी है और ये कहेगा वस्तु द्वारा गति के प्रथम सेकंड के दौरान किया गया कार्य। प्रथम सेकंड का मतलब जैसे गति स्टार्ट करी 0 से, वस्तु विराम में थी यहाँ पर, यानी u बराबर इसका था 0, और प्रथम सेकंड यानी 1 सेकंड के बाद ही इसका स्थिति बदल गई। तो ये जो विस्थापन आया वो अपन को निकालना है। तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, इस पर फोकस करें। तो आप देखो गति यानी गति वाली बात आ गई यहाँ पर, प्रारंभ वेग 0, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद भी कुछ ना कुछ वेग हो गया होगा इसका जो भी है, और ठीक है। तो इस केस में अपन को क्या करना है, विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन और एक चीज़ अपन को दे रखी है यहाँ पर, टाइम दे रखा है। तो विस्थापन और टाइम का संबंध किस में होता है, तो ये गति का दूसरा समीकरण आपको काम लेना पड़ेगा, x बराबर ut प्लस हाफ at²। हमें चाहिए तो क्या था, विस्थापन, और दे क्या रखा है, एक तो टाइम दे रखा है और अपने को विस्थापन निकालना। तो टाइम और विस्थापन का सूत्र ये है, x बराबर ut प्लस हाफ at²। तो इसमें u प्राइमरी वेग है, वो तो कितना हो गया 0 प्लस 1/2 a, और t का मान कितना दे रखा है 1 सेकेंड। तो अब हमको विस्थापन इससे आ जाएगा, चाहे इसको आप d कह दो, लेकिन अभी हमको दिक्कत क्या है कि त्वरण नहीं है हमारे पास a, तो a कैसे निकालेंगे। तो अब आप देखो a के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमें फिर द्रव्यमान दिया हुआ है और बल दिया हुआ है। तो वही आपको ध्यान रखेंगे, त्वरण का सूत्र क्या होता है, a बराबर, अलग से आप देख लें, a बराबर F/m, बल में वस्तु के द्रव्यमान को भाग देंगे तो त्वरण आ जाएगा, F बराबर m में होता है। तो F कितना हो गया 5 न्यूटन और m कितना है 15, तो ये हो गया 1/3, 1/3 त्वरण आ गया, उसका मान यहाँ पर लिख देंगे। तो एक ये हो जाएगा x बराबर 1/2 गुणा a का मान 1/3 और t का मान कितना है 1 का स्क्वायर, तो जगह 1/6, ठीक है। ये 1/6 क्या आ गया, इसका विस्थापन आ गया है। कैसे आया, x बराबर ut प्लस हाफ at² लगाया, x का मान हाफ at² में हाफ लिख दिया, a का मान त्वरण से निकाल लिया 1/3 बल बटा द्रव्यमान से, और t 1 सेकंड लिखा था, तो ये हो जाएगा पास 1/6 विस्थापन आ गया। तो अब इस विस्थापन का मान यहाँ पर पुट कर देंगे अपन d की जगह, तो d का मान हो गया 1/6। और कोस थीटा यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना कि भाई वस्तु जिधर चल रही है उसी दिशा, इधर ही बल लग रहा है और इधर इसका विस्थापन हो रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में है। एक तरह से अलग कोई कोण होता जरूर दे दिया होता, तो आपको सेम ही डायरेक्शन मानना है, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है। तो कोण कोस थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, तो जगह 5/6 और cos 0 का मान 1, तो कार्य कितना आ गया 5/6 जूल, ये वाला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5/6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें क्वेश्चन है 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, कितना द्रव्यमान है 6 किलोग्राम की एक वस्तु में किसी बल द्वारा उत्पन्न विस्थापन s बराबर t²/4 मीटर से प्रति होता है। एक विस्थापन दे रखा है, वो t की फॉर्म में दे रहा है, यानी समय के साथ उसका विस्थापन बदलेगा निश्चित रूप से। जहाँ t सेकंड में है तो 2 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए, तो 2 सेकंड में बल द्वारा किया कार्य, तो देखिए वैसे तो बल का सूत्र एक तो अपने लिखा है FD cos थीटा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी थोड़ा सा कि ये जो सूत्र है ये कब लगता है, जब बल का मान नियत हो, F कांस्टेंट है, नियत बल है, तो ये सूत्र आप अप्लाई करेंगे। और बल नियत होने का मतलब साथ में त्वरण भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, क्योंकि सूत्र होता है F बराबर ma, तो ये दोनों क्या होना चाहिए नियत, तब तो ये सूत्र लग जाएगा। अगर बल नियत नहीं है, बल खुद परिवर्तनशील है, तो फिर कार्य का सूत्र जो होता है F.dx, इसका समाकलन करना पड़ेगा x1 से x2 तक। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा, ये कार्य का सूत्र एक तो, और एक वाला सूत्र है। बल अगर कांस्टेंट है तो FD cos थीटा कर देंगे, लेकिन अगर बल नियत नहीं है, बल खुद विस्थापन के साथ साथ बदल रहा है,
तो उस बल का जो परिवर्तनशील बल है उसका विस्थापन के साथ ही समाकलन करेंगे x1 से लेकर के x2 विस्थापन तक आ जाएगा। तो एक बार इसमें अपन को ये भी चेक कर लेना कि इस तरह की जब कंडीशन दे रखी हो एस टी स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ विस्थापन समय के साथ बदल रहा है, विस्थापन बदलेगा साथ में वेग भी बदलेगा, वेग बदलने के साथ त्वरण भी बदल सकता है और बल भी बदल सकता है। तो पहले अपन ये चेक कर लेंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे आप एक बार देखें। एस दे रखा है एस बराबर टी स्क्वायर अपन 4, तो इसका अवकलन करेंगे। विस्थापन का अवकलन से क्या आएगा वेग, और वेग के अवकलन से क्या आएगा त्वरण। अगर त्वरण परिवर्तनशील आ गया तो बल भी परिवर्तनशील आएगा। तो एस बराबर अपन करेंगे डी एस अपॉन डी टी, इससे वेग आ जाएगा तो डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर, अब इसमें 1/4 ये जो राशि है ये तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t। अवकलन कैसे करते हैं, जो घात होती है वो आगे आ जाएगी और जो घात है उस पर 1 कम करके वापस इस राशि को लिख देंगे। तो टी के ऊपर घात 2 है, 2 में से 1 कम करके वापस लिख दिया टी की पावर 1। तो ये 2/4 टी तो कौन आ गया वेग। अब उसके बाद अपन लेंस को यहाँ पर देखें के बाद तो v आ गया 2/4 टी। अब इस अपन को क्या निकालना पड़ेगा त्वरण। त्वरण के लिए वापस सूत्र क्या हो जाएगा dv बाई dt। तो dv बाई dt यानी वेग का अवकलन कर देंगे समय के साथ। वेग का मान कितना आ गया 2/4 टी। यहाँ पर भी अब ये कांस्टेंट संख्या है, ये बाहर आ जाएगी अवकलन के लिए, यहाँ कर देंगे। और जो टी की पावर 1 बची, टी की पावर कितनी है 1, तो ये यू कर सकते सीधा ही डी बाई डी टी, और किसका अवकलन करना बचा है टी का। इस टी का अवकलन बच गया, ये जो चिन्ह है इसका वो मैंने लगा दिया, टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ओनली क्या बच गया 2/4 यानी कि 1/2 या 0.5। ये कौन आ गया 0.5। ये क्या आ गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में त्वरण। तो यानी कि त्वरण के मान में टी नहीं आ रहा है, टी स्क्वायर था विस्थापन सूत्र में, उसका अवकलन करके वेग के सूत्र में क्या बच गया ओनली टी, और अब उसका अवकलन करके जो त्वरण आया उसके सूत्र में कुछ भी टी नहीं बचा, यानी त्वरण का मान तो कांस्टेंट आ गया। जब त्वरण कांस्टेंट आ गया तो बल भी क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, ए बराबर एम ए से। ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट होने वाला अपन कब डब्ल्यू का फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा, ये सूत्र लगा सकते हैं। तो अब देखो आपको यहाँ पर त्वरण 0.5 काम ले लो, त्वरण को द्रव्यमान से गुणा करके बल निकालेंगे और बल को विस्थापन से गुणा करके और कॉस से गुणा करके कार्य का मान निकालेंगे। तो त्वरण कितना गया 0.5, वापस देंगे एक बार। अब देखो यहाँ पर 2 सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा। तो अब अपन को 2 सेकंड बल अपना त्वरण आया भी, तो उस त्वरण को अपन द्रव्यमान से गुणा करेंगे 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बल। और विस्थापन अभी डायरेक्ट नहीं दिया, तो विस्थापन 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में कितना विस्थापन होगा, तो ये हमारे पास विस्थापन का सूत्र दे रखा है, संबंध दे रखा है। तो इससे अपन को 2 सेकंड बाद विस्थापन मान निकाल सकते हैं। 2 का मान यहाँ लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से विस्थापन निकाल लेंगे, एस बराबर टी स्क्वायर बाई 4। आगे देखें, तो ये सूत्र था हमारे पास डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। अरे यार 6 किलोग्राम है और टी स्क्वायर बाई 4 है 2 सेकंड में। डब्ल्यू एफ डी एफ था, तो एफ का मान एम ए, डी विस्थापन का मान आप लिख रहे हैं टी स्क्वायर बाई 4 से, और कोस थीटा यहाँ कुछ नहीं दिया तो कोस थीटा का मान आप 0 मान लेंगे। द्रव्यमान कितना आया 6, ए का मान कितना आया 0.5, और कितने टाइम में विस्थापन पूछा है 2 सेकंड बाद, तो 2 का टी का मान 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर बटा 4 और कोस 0 का मान 1। ये जगह 0.5 से गुणा 6 को, 6 × 30 तो 3.0, और 4 2 का स्क्वायर 4 बटा 4 कट जाएगा, तो केवल क्या बच गया 3, यानी डब्ल्यू बराबर 3 जूल कार्य हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। हमने पहले ये कंफर्म किया कि बल परिवर्तनशील था या कांस्टेंट था, तो बल लोगों को पता लगा बल कांस्टेंट है, तो उस केस में हमने त्वरण निकाल लिया था कांस्टेंट, वो 0.5 आया था। उसको द्रव्यमान से गुणा किया तो वो बल आ गया एम ए, तो वो 6 × 0.5। और विस्थापन का जो संबंध देखा था विस्थापन के समय के साथ, उसने 2 सेकंड में हमने विस्थापन निकाल लिया। और कोस थीटा का मान, टाइम अगर थीटा नहीं दिया गया इस तरह से, तो आप मान के चलें कि वस्तु जब गति कर रही होती है तो जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में वो गति कर रही, तो इसका मान cos 0 मान 1 हो गया। तो इस तरह से करके कार्य का मान 3 जूल आ गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
तो ये कार्य आ गया पास 3 जूल इसमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कण की स्थिति है यहाँ पर R1 बराबर 3i प्लस 2j माइनस 6k, उसका स्थिति सदिश दे रखा है। कोई कण जो है 3 अक्षों के बीच में कहीं रखा हुआ है, तो उसकी x अक्ष में कितनी दूरी है, y अक्ष में कितना है, z अक्ष में कहाँ है विस्थापन उसका, उस विस्थापन का डायरेक्ट मान सीधा जो विस्थापन है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उस स्थिति से वो कहाँ पर आ गया, एक दूसरी स्थिति पर आ गया। 3 अक्षों के बीच में उसकी पहले कोई स्थिति यहाँ पर थी, अब थोड़ी देर बाद उसकी स्थिति बदल गई है। तो पहले वाली स्थिति क्या थी, उसका स्थिति सदिश दिया हुआ है, दूसरी स्थिति क्या हो गई, उसका स्थिति सदिश दिया हुआ है। दोनों जगह स्थिति सदिश दिया हुआ है और साथ में क्या है कि वो उस विस्थापन का यहाँ से आता है जो इसका विस्थापन हुआ उसके लिए इतना बल उस पर लगाया जा रहा है, तो उसके कारण किया गया कार्य क्या होगा। यानी बल का और विस्थापन का आपको अलग अलग दिशाओं में कंपोनेंट के रूप में मान दिए हुए हैं और उसका कार्य निकालना है। तो कार्य बात वही है, W बराबर सूत्र तो वही लगना है, एफ डी कोस थीटा जो होता है। तो यहाँ पर एक कोस थीटा एक्चुअली इससे आता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर बल का मान सदिश रूप में इस तरह दिया हुआ है घटकों के रूप में और विस्थापन इस तरह दिया हुआ है, तो आप बल और विस्थापन का सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करेंगे तब कार्य आएगी अदिश राशि। तो बल का मान अपन लिखेंगे ये, और विस्थापन, अब विस्थापन क्या है, तो विस्थापन है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ये R1 से R2 विस्थापन हो गया, तो विस्थापन जो D वेक्टर आएगा उसका मान R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से आ जाएगा। तो R2 का मान है 14i प्लस 13j प्लस 9k माइनस R1 वेक्टर, R1 है 3i प्लस 2j, ये माइनस कर रहे हैं, माइनस वाला क्या लिख दिया 3i प्लस 2j और माइनस 6k, इसको माइनस करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14i प्लस 13j प्लस 9k, ये माइनस अंदर ले लेना, माइनस 3i और माइनस 2j हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 6k हो जाएगा। तो विस्थापन के साथ 14i में से 3i गया तो कितना बच गया 11i। ऐसे 13j में से 2j गया तो ये भी 11j, और 9k प्लस 6k ये हो जाएगा 15k। ठीक है, तो ये तो आया इसका विस्थापन परिणामी। अब उसके बाद ये विस्थापन क्या, अगला बल। तो बल कितना दे रखा हमको 4i प्लस j प्लस 3k। अब इन दोनों गुणा कर देंगे, तो W बराबर F का मान आ गया 4i प्लस j प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसका, किससे, इस विस्थापन से, 11i माइनस 11j प्लस 15k। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था जब वेक्टर का सॉल्यूशन कराया था कि डॉट प्रोडक्ट में आई वाले कंपोनेंट गुणा होता है, जे वाले कंपोनेंट गुणा होते हैं और के वाले कंपोनेंट गुणा होते हैं। बाकी सारे कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी इस आई को अपन तीनों से गुणा करना है इनसे, लेकिन आई का आई से गुणनफल हो तो आएगा, बाकी जे और के से गुणनफल 0 हो जाएगा। ऐसे जे को इन तीनों से गुणा करना है, लेकिन जे का जे से गुणनफल तो आएगा, लेकिन बाकी का गुणनफल 0 हो जाएगा। तो हमको सीधा ध्यान रखना है डॉट प्रोडक्ट में आई गुणा जे गुणा और के गुणा करना है। तो 4 और 11 कितना हो जाएगा, 11 चौक 44i। ठीक है, और आई के अपनी सीधा ही अपन अब 44 आएगा, सिंपल ही आई के पर गुणनफल उठ के वो आई के हट जाएगा। फिर एक जे के पे और माइनस 11 पे, तो 11 एकम 11 हो जाएगा। ये जे 1 और ये 11 और ये 3 और ये 15, तो 15 तिया 45, इस तरह से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 44 में क्या 33 प्लस 45, 8 और 7 78। ये कुछ गड़बड़ आ गई क्या, 70 प्लस 8 7 78 आंसर आना चाहिए। इसमें कुछ गड़बड़ या तो अपन कहीं कर दी, एक मिनट देखते हैं। 14i प्लस 13j प्लस 9k माइनस 3i प्लस 2j माइनस 6k, 14 3 के तो 3 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6k।
15 के कैप, 11 माइनस 11 प्लस 15, 4 प्लस जे प्लस 3, 44 माइनस 11, सॉरी ये देखो ये 11 था यहाँ, ये तो विस्थापन हो गया था, और आई जी जी जी। अठहत्तर जूल कार्य आएगा इसका, हो सकता है इसमें मिसप्रिंट हो, आप 78 जूल लिख लेना, ठीक है। तो कुल कॉन्सेप्ट रहता है कि R2 में से R1 घटाइए आप, वो जो घटाएंगे उसका बल के साथ अपन क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो 78 जूल इसका आंसर आ रहा है, इसमें सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर एक नियत परिमाण का बल आरोपित है जो हमेशा वस्तु के वेग के लंबवत होता है। ये मैंने पहले बताया था, अभी क्वेश्चन में वही बात आ गई। कोई वस्तु है, उसके वेग के लंबवत, जब जब भी बल, इसका वेग है जहाँ जहाँ उसके लंबवत कोई बल लग रहा है F, इधर भी लग सकता है या इधर लगा दो कहीं भी, तो और वस्तु एक समतल में गति कर रही है, इससे स्पष्ट है कि, अब देखो यहाँ पर जब वेग के लंबवत बल लगता है, यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, हर स्थिति में वेग के लंबवत जब बल लगता है तो उस केस में ये जो बल होता है वो उसकी चाल को नहीं बदलता, लेकिन उसकी दिशा को लगातार बदलता रहता है। जैसे नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी गति करती है, उस केस में जो आकर्षण बल लग रहा है, सूर्य का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की दिशा को लगातार बदल रहा है, इसलिए पृथ्वी घूम रही है। लेकिन जो स्पीड है घूमने की उसको नहीं बदल रहा है, पृथ्वी वही 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, उसको कभी चेंज नहीं करा। ऐसे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में नियत वेग से चक्कर लगाता रहता है, इसकी दिशा लगातार बदलने का कारण यही है कि उस पर लगातार क्या लग रहा है, लंबवत, उसके वेग के हर पॉइंट पे उसके वेग के लंबवत बल लग रहा है। तो लंबवत बल जो होता है वो क्या करता है, एफ वी, यानी चाल बदलता है, सॉरी चाल नहीं बदलता, लेकिन क्या बदलता है, दिशा बदलता है। अब अगर वेग की बात करें अपन, तो वेग में तो चाल प्लस दिशा दोनों होते हैं। चाल अदिश राशि है और दिशा क्या है, साथ में अगर होगी तो वेग कहलाएगा। तो अगर दिशा ही बदल गई तो इसका मतलब वेग तो बदल गया। बल आए तो बल के कारण त्वरण है, और त्वरण है तो वेग तो बदलेगा। ठीक है, त्वरण वेग बदलने के पीछे लॉजिक क्या है, इसमें क्या बदल रही है, दिशा बदल रही है, चाल नहीं बदल रही। तो अब अपन इसमें देखेंगे यहाँ गति कर रहा है तो इसमें क्या स्पष्ट है, तो वस्तु का वेग नियत रहता है। वेग नियत रहेगा क्या बताइए, दिशा, वेग में चाल और दिशा दोनों होती है, तो दिशा बदल रही है तो उसका वेग तो बदलेगा नहीं, वेग नियत नहीं रहेगा। दूसरा, वस्तु का त्वरण नियत रहता है। वस्तु का त्वरण, जब वेग बदलेगा, लंबवत गति कर रहा है तो उसके वेग की दिशा बदल रही है तो त्वरण की दिशा भी बदलती रहती है, इसका मतलब वेग त्वरण भी नियत नहीं रहेगा। तीसरा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। ये एकदम सही आंसर है। गतिज ऊर्जा क्यों, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो द्रव्यमान कांस्टेंट है और गतिज ऊर्जा अदिश राशि है, उसके अंदर ये जो v है वो भी चाल के रूप में आएगा, वो भी अदिश राशि होती है। तो चाल नहीं बदलता, लिखा मैंने चाल नहीं बदलता। तो चाल नहीं बदलेगा यानी v तो नहीं बदल रहा, m नहीं बदल रहा, इसलिए e भी नहीं बदल रहा। गतिज ऊर्जा वही रहती है। पृथ्वी जिस गति से घूम रही है लगातार सदियों से, करोड़ों वर्षों से, उसी गति से पृथ्वी लगातार घूमे जा रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आएगा। और वस्तु एक सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति नहीं कर सकती। जब भी वेग लंबवत लगेगा तो वृत्ताकार पथ में गति करेगी, समतल की गति नहीं समझ। सरल रेखा में समतल गति बोल सकते हैं आप, वृत्ताकार गति को समतल में गति बोल सकते हैं, सरल रेखा में गति नहीं बोल सकते। ये वृत्ताकार गति करेगी वस्तु इस तरह से, तो वो सरल रेखा की गति नहीं है, समतल की गति है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड में, आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप इनको ढंग से करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण F पर ये Cx बल के प्रभाव में वो x = 0 से x1 तक विस्थापित होता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि कार्य के लिए बड़ा 2 सूत्र हैं, F = FD cos थीटा और एक है W = F.dx का समाकलन x1 से x2 तक। अगर बल कांस्टेंट है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, F नियत हो तो, और F यदि परिवर्तित है, परिवर्तनशील है, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो अब आप क्वेश्चन चेक करिए, F का मान दे रखा है, F = Cx दिया हुआ यहाँ, तो x क्या है यहाँ पर, विस्थापन। तो बल का खुद का संबंध विस्थापन से है, तो वस्तु गति करेगी तो उसका विस्थापन बदलेगा, तो विस्थापन के साथ साथ ही कौन भी बदलेगा, बल भी बदलेगा, क्योंकि बल का विस्थापन से सीधा संबंध देखा, F = Cx। तो इसका मतलब यहाँ बल विस्थापन बदलने के साथ साथ F भी बदलेगा, यानी F परिवर्तनशील है, तो हमको कार्य का ये वाला सूत्र लगाना है। तो अब अपन इसमें करें W =
समाकलन करेंगे एफ का मान क्या दे रखा है यहाँ पर cx। बस ध्यान नहीं रखना आपको कि यहाँ बल का मान विस्थापन की फॉर्म में आना चाहिए कि समाकलन किसके साथ कर रहे हैं, विस्थापन के साथ ही कर रहे हैं। तो विस्थापन के साथ समाकलन करेंगे तो उस जिसका समाकलन करना वो भी विस्थापन के रूप में ही होनी चाहिए आप, ठीक है। अब c में, अब विस्थापन जब समाकलन करेंगे तो c कांस्टेंट ऐसे बाहर आ जाती है और x की पावर 1 बच गई। x की पावर 1 का समाकलन होगा x की पावर 1 + 1 बटा 1 + 1। ये संबंध आप ध्यान रखेंगे। समाकलन आप साइड में लिख लें, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये समाकलन का सूत्र है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो c, अब x की पावर 1+1 का मतलब क्या होगा, cx² और 1+1 का 2, तो 1/2 cx² सूत्र होगा कार्य का। और ठीक है, इसमें से x की पावर 2 आ रही है ना, ये इसको ब्रैकेट बना लेंगे अपन। और चूंकि यहाँ लिमिट दे रखी 0 से x1 तक, तो ये 1/2 c तो कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पर x की पावर x² हो गया, x यानी विस्थापन का मान आ गया। तो यहाँ इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दें। कहाँ से कहाँ तक था ये, 0 से लेकर के x1 तक, 0 से x1 तक, यानी यहाँ पर अब जब x आ गया तो इसके एक बार तो अपर लिमिट लिखेंगे ये x1 और उसमें माइनस कर देंगे इसकी लोअर लिमिट। ये 0 लोअर लिमिट है, x1 अपर लिमिट है, तो इस तरह से कर लेंगे। और उसके ऊपर स्क्वायर चल ही रहा है, तो 1/2 c और x1 में से 0 का x1, उसका स्क्वायर करेंगे तो x1², ये आ जाएगा कार्य का 1/2 cx², ठीक है। 0 से x1 तक समाकलन करने गए थे अपन, तो c का मान कांस्टेंट बाहर आ गया, x का समाकलन x²/2 हो गया और उसकी लिमिट लग गई यहाँ पर। फिर उस लिमिट का मान लिखेंगे x की जगह, एक बार x1 लिखेंगे फिर -0 करेंगे। ऐसे करके सॉल्व करने पर कार्य का मान ये वाला आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, समाकलन करके आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, m द्रव्यमान के एक पिंड को अचर त्वरण g/4 से एक रस्सी द्वारा d दूरी तक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर किया जाता है, तो इस पिंड पर रस्सी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। थोड़ा सा देखो ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। एक पिंड है और उस पर g/4 त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, ये g/4 त्वरण से नीचे की ओर। तो कितनी चली गई है, d, इसका जो विस्थापन पूरा कितना है, d। तो यहाँ पर इस पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य का मतलब वही W बराबर बल गुणा विस्थापन, या तो ये उसका समाकलन वाला करेंगे। तो यहाँ साफ साफ करेगा अचर त्वरण, कांस्टेंट त्वरण है उसका, तो त्वरण कांस्टेंट मतलब बल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बल कांस्टेंट होगा तो अपन सूत्र कैसे लगा देंगे, F.D। अब बात आई m, यानी आपको वो नहीं लगाना समाकलन वाला, तो बल कितना लग रहा है, किस तो बल कौन, इस पिंड और रस्सी द्वारा क्या कार्य, रस्सी द्वारा क्या कार्य, मतलब रस्सी कितना बल लगा रही है। तो रस्सी कितना बल लगाएगी, आपको ये ध्यान रखना कि g त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे जा रहा है इसका g, और इसका नेट त्वरण कितना बच गया, g/4। ये g/4 त्वरण से नीचे जा रही है, तो इसका मतलब उसने ऊपर की ओर कुछ बल लगाया है, ठीक है। तो mg बल इसका नीचे लग रहा होगा और उसमें नेट त्वरण इसका आ गया mg/4। तो इसका उसने बल कितना लगाया ऊपर की ओर, तो इसका घटा देंगे अपन। नीचे जितना बल उसके वजन के कारण लगा था, लेकिन उतना बल से वो गति नहीं कर रही है, वो केवल गति किससे कर रही है, mg/4 से। इसका मतलब उसको बल को थोड़ा सा ऊपर की ओर रस्सी ने बल लगा दिया, इस तरह से पकड़ रखा किसी ने, डांट रखा थोड़ा सा, मतलब उसको फ्री फॉल नहीं होने दे रहे, एकदम से नहीं छोड़ने दे रहे, उसको ऊपर की ओर बल लगा के रख रहे हैं ताकि वस्तु थोड़ी धीरे धीरे नीचे जा रही है g/4 त्वरण से। तो नेट बल हमने ऊपर की ओर कितना लगाया, तो इसलिए अपन जो कुल बल नीचे लगा था उसमें नेट जितना बच गया बल उसको घटा देंगे, तो ऊपर की ओर लगा हुआ बल आ जाएगा। तो mg में से mg/4 घटाएंगे तो 3/4 mg बच जाएगा, इस तरह से। ये तो बल लग गया। तो ये बल, लेकिन अब ये बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। रस्सी को अपन थोड़ा ऊपर की ओर खींच के रखेंगे बल एक तरह से, तब उसके नीचे की ओर त्वरण का मान कम हो गया g से। पूरा छोड़ देंगे तो पूरे g से जाएगी, और थोड़ा ऊपर की ओर डांट रखा बल की ओर, तो थोड़ा कम त्वरण से जा रही है। तो बल अपन लगाया ऊपर की ओर, यानी इस वस्तु पर जो ये mg/4 लग रहा है ये ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वस्तु जा तो नीचे रही है, तो d इसका मतलब क्या है, नीचे की ओर है। तो d आ गया इसमें नीचे की ओर। तो यहाँ बल का मान तो लिख देंगे अपन 3mg, 3/4 mg, और d लिख दिया अपन ने, d विस्थापन हो गया। लेकिन यहाँ F d cos थीटा होता है, तो थीटा कितना लिखना पड़ेगा, जा रही है फाइनली वस्तु नीचे की ओर, और रस्सी ने बल कितना लगा रहा है, कितना लगा रहा है, ऊपर की ओर। तो दोनों में कोण कितना हो गया, 180 डिग्री, cos 180।
cos 180 का मान -1 होता है, तो ये -1 आएगा, उसको यहाँ गुणा कर देंगे तो ये -3/4 mg इंटू डी हो जाएगा। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, 3/4 आ गया ये mg डी, ये ध्यान रखें। तो थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन का चक्कर पड़ेगा। नेक्स्ट, 10 न्यूटन बल नियतांक के एक स्प्रिंग में प्रारंभिक विस्थापन 0.2 है, तो खिंचाव के 0.25 मीटर करने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। एक स्प्रिंग है इस तरह से, इसको जब इसमें खींचते हैं तो उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। उस संचित स्थितिज ऊर्जा का मान होता है U बराबर 1/2 kx²। इसी स्प्रिंग के अंदर संचित ऊर्जा 1/2 kx² है। तो पहले जब इसमें स्प्रिंग को प्रारंभिक खिंचाव कितना था 0.02, तब स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, U1 मान लेते हैं, तो 1/2 k का मान, ये बल नियतांक दे रखा 10, तो 10 लिख दिया, और विस्थापन कितना खिंचाव था 0.2 का स्क्वायर। और जब फाइनली खींच के इस खिंचाव को 0.02 मीटर करने में, यानी फाइनली अब कितना कर दिया अंतिम रूप से 0.02, ये थोड़ा सा और खींचा उसको 0.2 से 0.25 कर दिया। तो अब जो अंतिम ऊर्जा संचित होगी वो कितनी होगी 1/2 k का मान, लेकिन वही रहेगा 10, और ये होगा 0.25 का स्क्वायर, इस तरह से। तो अब जो एक्स्ट्रा ऊर्जा कितनी, तो इसको इतना करने में कितनी, इसमें वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि पूछी है मतलब, यानी पहले जब इतना सा विस्थापन था, खिंचाव था, तब भी इसमें स्थिति संचित थी ऑलरेडी, लेकिन जब इतना आपने कर दिया तब और कितनी एक्स्ट्रा संचित हो गई। तो अब फाइनली कुल इतनी हो गई, शुरू में इतनी थी, तो इसमें से घटा देंगे, तो जो वृद्धि हुई वो बताना। हमारे पास इतने रुपए पहले थे, अब इतने रुपए हो गए, तो वृद्धि कितनी हुई, तो अंतिम मान से प्रारंभिक मान घटा देंगे। तो जो वृद्धि हुई डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। U2 कितना है 1/10 और 0.25 का स्क्वायर, माइनस ये कितना है 1/2 10 0.2 का स्क्वायर। इसमें 1/2 10 कॉमन ले लेंगे आप, और क्या हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.20 का स्क्वायर, इस तरह से। ये 2 से 5 बार कट जाएगा, तो जगह 5 गुणा 0.25 का स्क्वायर, 25 625 होते हैं, तो ये जगह 0.0625 माइनस इसमें 400 होते हैं, और पॉइंट ये, ठीक है। तो अब इसको अपन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणा, ये बचेगा 5 2 6 में 4 क्या 2 और 0.0, ये 5 है, गुणा कर लेंगे 25 5 10 और 2 12 10 और 11 0.1125 जूल। तो ये इतना आएगा। इसको आप घर पर आराम तसल्ली से गुणा कर लें। इसका जो अप्रोक्स मान दे रखा वो 0.1 दे रखा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं दे सोल्व करके 0.02 आया 0.1125, इसको लगभग 0.1 जूल कर रखा है। तो ये आप इसको आराम से टिक कर सकते हैं। बात क्या थी कि वृद्धि पूछी है, अंतिम स्थिति कितनी ऊर्जा, अगर यही पूछता है तब तो यही करना आपको, ये अंतिम स्थिति ऊर्जा है। शुरू में जब खिंचाव इतना था ऊर्जा कितनी थी, इतनी है, लेकिन वृद्धि कितनी होगी तो अंतिम ऊर्जा से प्रारंभिक ऊर्जा का मान घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो इसमें 100 जूल ऊर्जा संचित हो जाती है। यदि इसे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो संचित ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। वही पहले वाला जैसा क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो वृद्धि कितनी होगी। वृद्धि, तो वृद्धि का मैंने भाई बताया भाई डेल्टा U बराबर U2 अंतिम रूप से कितनी हो गई और प्रारंभिक कितनी थी। अब अंतिम है तो 1/2, ठीक है। अब आप इसको एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में आप U2 का सूत्र आप ये लगाते हैं 1/2 k x² माइनस 1/2 k x1²। तो यहाँ पर आपको k का मान नहीं दे रखा है। 2 सेंटीमीटर शुरू में विस्थापन किया था 2 सेंटीमीटर, तो x1 का मान चलो मान लीजिए 2 आ गया, फिर 2 सेंटीमीटर और खींचा गया तो x2 कुल कितना हो गया 4 हो गया। 2 तो पहले था, 2 और खींच लिया तो कुल 4 हो गया। तो ये तो हम लिख लेंगे, k का मान कहाँ से लाएंगे, तो k का मान नहीं दे रखा। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इसमें दूसरे तरीके से करेंगे। यहाँ शुरू की ऊर्जा दे रखी है, तो जो तो भी ऊर्जा होती है U बराबर सूत्र क्या होता है 1/2 kx²। तो इस केस में अपन को क्या करना है कि U k तो कांस्टेंट है, तो अपन कह सकते हैं U समानुपाती x², यानी कि अंतिम ऊर्जा U2 जाएगी, प्रारंभिक ऊर्जा U1 है, तो उसके लिए विस्थापन x2 बटा x1 और उसका क्या कर देंगे
स्क्वायर। यू समानुपाती एक्स स्क्वायर है, तो इसको अपन इस तरह से लिखा जा सकता है कि u2 बटा u1, तो u2 के लिए इधर x2, u1 के लिए x1 और फिर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, u2 अंतिम रूप से ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अंतिम से u2 हो जाएगी और पहले कितनी थी u1 100, वो लिख देंगे 100 यहाँ काम आ जाएगा। लेकिन जब ऊर्जा 100 थी तब विस्थापन कितना था, x1 का मान है 2 सेंटीमीटर और u2 फाइनल ऊर्जा जब हो जाएगी तब विस्थापन कितना हो जाएगा, तो उसमें कहा कि साहब u2 कब आएगी, जब 2 सेंटीमीटर और खींच दिया गया, और खींच दिया गया तो कुल विस्थापन कितना हो गया, 2 पहले था और 2 और खींच गया तो कुल विस्थापन 4 हो जाएगा। उस कुल विस्थापन 4 के समय जो ऊर्जा है वो u2 है और इसका स्क्वायर आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा आपस u2 अपॉन 100 और 2 का स्क्वायर 4। इसको फिर इधर गुणा कर लेंगे अपन, थोड़ा ऊपर देखें आप, तो u2 बराबर 4 गुणा 100 कितना गया 400 जूल क्या आ गई है अंतिम ऊर्जा। यानी शुरू में जब 2 विस्थापन था तो ऊर्जा 100 थी, अब विस्थापन जब 4 हो गया तो ऊर्जा कितनी हुई कुल 400। लेकिन हमें पूछा क्या है, स्थिर ऊर्जा में वृद्धि कितनी है, बढ़ा कितना, 100 तो पहले थी अब 400 हो गई है, तो बढ़ा तो कितना केवल वो 100 बढ़ा है, तो वृद्धि हुई u2 माइनस u1, 400 माइनस 100 बराबर 300 जूल। ये ध्यान रखेगा, इन क्वेश्चनों में गलती होने के पूरे चांस हैं। आपसे अंतिम ऊर्जा पूछी है या उसका अंतर पूछा, वृद्धि पूछी है, ये विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्थिर ऊर्जा का मान u बराबर ये देखा है तो कण पर कार्यरत बल का परिमाण क्या है। ध्यान रखें, ऊर्जा और बल का परिमाण, तो इसमें क्या संबंध होता है, देखो भाई बताया मैंने, अगर हमको कार्य निकालना होता है तो बल का विस्थापन के साथ समाकलन करते हैं। लेकिन ऐसे अगर वो मान लो कार्य दे रखा हो या ऊर्जा दे रखी हो तो स्थिर ऊर्जा जो होती है उस स्थिर ऊर्जा का अवकलन कर देंगे और वो भी ऋणात्मक अवकलन, तो वो क्या आएगा बल। यानी बल का विस्थापन के साथ समाकलन से तो ऊर्जा या कार्य आता है, तो ऊर्जा का या कार्य का दूरी या विस्थापन के साथ में क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बल आ जाएगा। यानी ए बराबर हो गया, सूत्र ये भी ध्यान रख लेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स यू। तो अब देखो आपको क्या दे रखा है, माइनस डी बटा डी एक्स, यू ऊर्जा का मान ये देखा ए माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये 2 पद हैं यानी दोनों का अवकलन करना है, तो इस साइन को अंदर ले जाएंगे तो माइनस डी बाई डी एक्स ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए कोई कांस्टेंट राशि है, x विस्थापन दिया गया है, ए के बारे में कुछ नहीं देगा, तो एक कांस्टेंट राशि, तो कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा 0, प्लस अब यहाँ b भी कांस्टेंट है तो b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अवकलन किसका होगा केवल x स्क्वायर का, तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। ये 0 हट गया, b आ गया, x स्क्वायर का अवकलन जब करेंगे तो इसकी घात 2 आगे आ जाएगी और उसी x पे 2 में से 1 कम करके यहाँ लिख देंगे, तो ये आ गया विस्थापन कितना आ गया b2bx। ठीक है, ये किसका मान आ गया सीधा, ये अवकलन करने से बल का मान आ गया, यानी F बराबर आ गया पास 2bx। तो क्वेश्चन पूछा है कि तो कार्यरत बल का परिमाण है, परिमाण दिए परिमाण आ गया, लेकिन ऑप्शन इस तरह का नहीं है, तो कह रहा बल का मान नियत है, x के अनुक्रमानुपाती है, x स्क्वायर के अनुपाती है, x के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बल का x के साथ संबंध क्या है, तो x के साथ संबंध आ रहा है, यहाँ इस पर पावर 1 आ रही है, इसके ऊपर पावर 1 आ रही है, इसका मतलब बल x के सीधे समानुपाती है। समानुपाती मतलब बदल तो रहा है, बदल रहा है मतलब वो नियत नहीं रहेगा, और किसके समानुपाती है x के अनुपाती है, x स्क्वायर का नहीं आ रहा, घात 2 नहीं आ रही यहाँ पर, और व्युत्क्रमानुपाती कब होता है जब उसके नीचे आता है, उल्टा होता है वो इस तरह से, तो बल भी यहाँ पर विस्थापन के अनुक्रमानुपाती आता है। नेक्स्ट जी देखो, इनमें से कौन सा संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी बल वो होता है जिसके अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गुरुत्वीय बल संरक्षी बल होता है, 2 आवेशों में लगने वाला स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल होता है, 2 चुंबकीय द्विध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल संरक्षी बल होता है, लेकिन ये जो घर्षण बल होता है ये संरक्षी बल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और एक चैप्टर आएगा तब अपन को डिटेल में बता देंगे आपको। संरक्षी बलों का मतलब यह है कि ऐसा बल जिसके अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अब देखिए m1 m2 का द्रव्यमान के 2 पिंड हैं जो गतिज इनकी गतिज समान दर की, m1 व m2
ये छोड़ दो ऐसे। द्रव्यमान के दो पिंड हैं और उनकी गतिज ऊर्जाएं समान दे रखी है। यदि P1 और P2 क्रमशः उनके संवेग हैं तो इन संवेगों का अनुपात क्या आएगा? P1 और P2 का अनुपात पूछा है। तो आप तो ये सूत्र ध्यान रख लें, P बराबर √2mE। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है डायरेक्ट। तो P1 बटा P2 बराबर, अब इनका जब अनुपात करेंगे तो √2m1E1 अपॉन 2m2E2। इसका भी रूट और इसका भी रूट, यहाँ √2 कट जाएगा। अब आपको द्रव्यमान और ऊर्जा की ध्यान रखना है। तो ऊर्जा भी क्या दे रखी है? गतिज ऊर्जाएं दोनों की समान है। E क्या है? गतिज ऊर्जा। तो ये ऊर्जा समान, तो E1 E2 भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा? केवल P1 बटा P2 बराबर द्रव्यमान M1 का भी क्या आ रहा है? रूट बटा M2 का भी क्या आ रहा है? M1 और M2 का भी क्या है? रूट। तो P1 और P2 को ऐसे लिख लें या ऐसे लिख सकते हैं, P1 अनुपात P2 बराबरी अनुपात किसके बराबर है? √M1 अनुपात √M2। ये बात समझा, इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इस सूत्र का जरूर ध्यान रखें। अगर उल्टा पूछ ले, संवेग देकर ऊर्जा पूछी है, तो सूत्र कर लेंगे P² अपॉन 2m। ध्यान रखें, इसी से बना है। इसको आप थोड़ा चेंज कर लो, मॉडिफाई करके दे लो। संवेग दे रखा तो P² अपॉन 2m बटा E। और संवेग ऊर्जा देकर संवेग पूछा तो ये वाला संबंध ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड के संवेग को n गुना कर जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का कितने गुना हो जाएगी? संवेग को n गुना करा तो गतिज ऊर्जा, अब आ गया ना वही अगला कभी सूत्र बताया था मैंने। गतिज ऊर्जा E बराबर क्या दे रखा था? P² अपॉन 2m। यानी चेंज कर रहा है संवेग को, पिंड का। तो पिंड का द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, तो E समानुपाती हो गया P²। तो P को कितना गुना कर रहा है? n गुना करना चाह रहा है। तो वैसे तो देखते ही समझ में आ गया होगा, लेकिन E1 बटा E2 ऐसे कर लें, E2 बटा E1, तो ये हो जाएगा P2 बटा P1 का स्क्वायर। अगर समानुपाती है तो दोनों का अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 ऊपर आएगा, इसका 2 है तो ऊपर 2 आएगा, 1 है तो 1 आएगा नीचे, क्योंकि समानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उल्टा आता है, इधर 2 करेंगे तो इधर की ओर 1 वाला करेंगे। अब यहाँ पर P2 और P1, तो P1 को तो मान लिया आपने P मान लिया, और बाद में P2 कितना कर दिया? संवेग को n गुना, यानी बाद वाला जो संवेग हो पहले वाले P का NP हो गया, n गुना हो गया है वो, और उसका स्क्वायर लगा रखा है। तो ये हो जाएगा n² P² और नीचे P का स्क्वायर, P² कट गया, तो E2 बटा E1 बराबर n²। इसका मतलब क्या हो गया? इधर देखें, E2 बराबर E1 को उधर ले जाओ तो n² E1, यानी E1 का n² गुना हो गया कौन? E2, यानी गतिज ऊर्जा n² गुना हो गई है इसमें, n² गुना हो गई। तो दो संबंध विशेष रूप आप रट लें। संवेग को अगर ऊर्जा से निकालना है तो √2mE, और ऊर्जा को निकालना है तो P² अपॉन 2m। कोई सा एक रट लो, उससे हाथ के हाथ आप चेंज निकाल सकते हो। देखिए नेक्स्ट, यदि एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है जो वापस पृथ्वी पर लौटता है, तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी? एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया, जो चीज़ फेंकी गई ऊपर वो कभी ना कभी लौट के जरूर आएगी वापस। तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी? तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है U बराबर mgh होता है, यानी h पे डिपेंड करता है। तो जब वो अधिकतम ऊंचाई पे होगा, h का मान जब अधिकतम होगा तभी U का मान भी अधिकतम होगा। तो पृथ्वी से ऊपर जाते समय तो लगातार उसकी h बदलेगी, तो ऊर्जा बदलती रहेगी। अधिकतम ऊंचाई h का मान जब अधिकतम होगा तो U का मान भी क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो ध्यान रखें, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट, एक बंदूक से गोली दागी जाती। सर नमस्ते, वो सॉल्यूशन करा रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसे संडे को करा ले करो, तो ताकि संडे को मैं आ नहीं पाया था इस बार, संडे को आ नहीं पाया था इस बार। हाँ, तो संडे को करा दे, संडे को कराऊंगा। हाँ, बस यही रहता है, कल अपना टाइम रखो। कहीं बाहर चला गया था संडे को, छुट्टी तो होती है उस दिन, सदुपयोग नहीं हो जाता कुछ छुट्टी का। सही है, लेकिन बाहर चला गया था, पूरे दिन था नहीं है इसलिए। ठीक, देखो, तो एक बंदूक से गोली दागी जाती है। यदि बंदूक पीछे की ओर गति करने हेतु स्वतंत्र हो तब बंदूक की गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन देखो, अपन जब किसी बंदूक से गोली दागते हैं, गाना आता ना, बंदूक चलेगी रे बंदूक चलेगी, तो बंदूक से जब गोली निकलती है तो यहाँ संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। गोली आगे की ओर जाती है, स्मॉल v वेग से, और मान लो और इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, तो उस केस में संवेग संरक्षण के लिए बंदूक पीछे को जाती है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए कैपिटल M है और वेग उसका कैपिटल V है। तो यहाँ दोनों का संवेग तो बराबर होता है, क्योंकि गोली और बंदूक दोनों मिला करके पहले स्थिर है, और जब दोनों अलग अलग हो गई
तब भी उनका कुल संवेग जीरो ही आना चाहिए। तो इसका संवेग जितना आगे है उसका उतना ही संवेग पीछे आना चाहिए ताकि कुल उनका जीरो हो जाए। गोली जब स्थिर है यानी बंदूक के अंदर जब गोली है, ये गोली बंदूक के अंदर ही है, तब इसका संवेग कितना है, जीरो। और जब ये गोली से निकल गई, बंदूक खाली हो गई और ये गोली बाहर निकल गई, तब भी इनका कुल संवेग कितना आना चाहिए, क्यों आना चाहिए कुल संवेग जीरो। इसका संवेग जीरो था, तब भी संवेग क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, यानी संवेग संरक्षित रहना चाहिए। क्यों आना चाहिए, जो गोली से बंदूक निकलती है तो आंतरिक बल लगते हैं केवल, यानी बाह्य बल का मान जीरो है। और बाह्य बल का मान जब जीरो होगा तो किसी वस्तु का, किसी भी निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा। किसी निकाय पे लगने वाला बाह्य बल जीरो हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहेगा, यानी इसमें कुछ घटना होने से पहले जो संवेग है वो इस घटना होने के बाद है। तो यहाँ बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, अंदर ही अंदर बल लग के गोली बाहर निकल जाती है। तो इस पूरे गोली प्लस निकाय, गोली प्लस बंदूक दोनों का मिला के अगर संवेग पहले जीरो था तो इनके अलग होने के बाद भी कुल संवेग जीरो रहेगा। अब कुल संवेग जीरो है, लेकिन मैंने पहले बताया भी कि गोली तो आगे निकल चुकी है तो उस अकेले का तो संवेग है इधर, और इसका भी इधर क्यों संवेग है, तो ये आगे है तो जरूर पीछे ही होगा, तभी कुल मिलाकर के इनका संवेग जीरो हो सकता है। तो संवेग तो दोनों का क्या होगा, बराबर। तो अब बात हमको पूछी साहब, बंदूक पीछे की ओर गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बंदूक की गतिज ऊर्जा। तो अभी मैंने सूत्र बताया ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा का संबंध p और 2 से, तो p तो दोनों का क्या, संवेग तो दोनों का क्या हो गया, समान। या तो कई बार क्वेश्चन में लिख के देता है कि दो वस्तुओं का संवेग समान है तो ऊर्जा का अनुपात बताओ, तो वही बात। अब यहाँ पर कहा नहीं है, बंदूक की बात कर दी, तो हमें पता है कि बंदूक से गोली निकलने के बाद संवेग तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, दोनों का समान रहेगा। तो जो ऊर्जा होगी वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, द्रव्यमान, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका ऊर्जा कम, जिसका द्रव्यमान कम उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो गोली की तुलना में बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा ही होता है। तो द्रव्यमान ज्यादा होता है तो उसकी ऊर्जा क्या आएगी, कम, यानी बंदूक थोड़ी सी, गोली बहुत स्पीड जाती है और बंदूक थोड़ा जाती पीछे लेकिन धीरे जाएगी, तो ऊर्जा क्या, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी इसकी, कम। तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है, ठीक है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, m द्रव्यमान के स्थिर कण पर, कण स्थिर है, m द्रव्यमान का है, t समय तक बल P लगाया जाता है, तो t समयांतराल पश्चात इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी t समयांतराल बाद। तो देखो जब वस्तु गति कर रही होगी है और बल लग रहा है, तो बल लग रहा है तो बल के द्वारा क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तो कार्य जो होता है W, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है, कार्य ऊर्जा समीकरण बोलते हैं इसको। जब किसी वस्तु पर कार्य किया जा रहा है, जैसे गाड़ी पे स्पीड बढ़ाई जाती है, बल इंजन द्वारा बल लगा, इंजन बल लगा रहा है तो बल द्वारा उस कार्य किया जा रहा है और साथ में गाड़ी की गति भी बढ़ रही होती है। तो गति ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वही किया गया कार्य होगा यहाँ पर। तो हमें पूछा है t समांतराल बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी डेल्टा k बराबर k2 माइनस k1। तो k1 तो k2 का मान क्या होगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस k1 क्या हो गया, हाफ m v1 स्क्वायर। तो v1 तो प्रारंभ में कितना है, प्रारंभ वस्तु कैसी है, स्थिर अवस्था में, तो v1 का मान तो जीरो हो जाएगा। तो ये v1 जीरो है तो पूरा परसेंट जीरो, माइनस 1/2 m v2 स्क्वायर। इतने अंतराल बाद इसकी गतिज ऊर्जा पूछी है, तो ये पूरी गतिज ऊर्जा जो है वो किसके बराबर आएगी। अब हमें बात है कि कार्य के बराबर आएगी, तो हमें m, ये सूत्र तो हो गया इसका, लेकिन हमें इसका आंसर जो है m और v की फॉर्म नहीं देना, हमें आंसर देना है बल और समय और द्रव्यमान के रूप में। तो हमें पता है गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा किसके बराबर आ गई, कार्य के बराबर, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा k जो है k2 वो कार्य के बराबर आ गई। और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और बल जो है वो क्या हो जाएगा, बल m इंटू a त्वरण, और ये विस्थापन d। अब बात आई कि हम इसमें त्वरण कहाँ से लेके और डी कहाँ से लेके। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो एक बल P लगाया जाता है, तो P बल द्वारा ये इसमें, हाँ अब देखो m तो आ गया, और त्वरण निकालना तो क्या जाएगा F/m इस तरह से, और d विस्थापन, तो विस्थापन वापस सूत्र लगाएंगे x बराबर हाफ at स्क्वायर, ये होता है सूत्र पूरा, इसको हटा दें, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें प्रारंभिक एक तो जीरो हो गया, तो x विस्थापन जो है या d है वो 1/2 at स्क्वायर हो गया, और 1/2 एक का मान वापस वही बल बटा द्रव्यमान m इंटू टी स्क्वायर। तो ये आप विस्थापन का मान लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे m एक का मान F/m और गुणा d का मान हो जाएगा 1/2 F/m इंटू टी स्क्वायर। एक m से m कट गया, और ये f और ये f ये मिलकर क्या हो जाएगा f स्क्वायर।
एफ इंटू एफ क्या एफ स्क्वायर और यह जगह टी स्क्वायर और नीचे क्या आ गया 2m, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बटा 2m, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका अपन डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे। अगर ये नहीं करना चाहें अपन तो ये जो कार्य आया था हाफ एम वी टू स्क्वायर, तो ये लिखा था मैंने, तो 1/2 एम और वेग, तो वेग का भी आप डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं, कौन सा, u प्लस ए टी वाला, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, जिसमें u पर 0 हो जाएगा, ए का मान वही त्वरण ए बटा एम करेंगे, टी का स्क्वायर लिखेंगे तब भी आंसर ही आएगा। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट v का मान लिख के कर लो, चाहे एफ डॉट डी में त्वरण और विस्थापन का मान लिख के कर सकते हैं, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। थोड़ा सा रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं इस तरह का। और देखो इसमें आप ये देखा है एफ टी बटा 2m, यहाँ एफ स्क्वायर टी स्क्वायर देखा है, तो तुक्का भी लगाना तो कम से कम मात्रक ही मिला सकते हैं आप कि इसका मात्रक गतिज वेग समान है, तो इनका तो मात्रक ही गतिज वेग समान नहीं आएगा, तो तुक्का भी लगाना तो इनमें से ही लगाना है आप, तो एक ऑप्शन तो वैसे भी काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर बल F लगाने पर उसमें वेग v उत्पन्न हो जाएगा तो सामर्थ्य का मान क्या होगा। सामर्थ्य मतलब शक्ति, सामर्थ्य भी क्या होती है, शक्ति होती है, और शक्ति पावर बराबर F डॉट v होता है, ध्यान रखिए, इसको रट लेंगे सूत्र को F और v, क्योंकि वैसे शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, और कार्य होता है बल इंटू विस्थापन बटा टी, और विस्थापन बटा समय क्या हो जाएगा, वेग, तो F बल इंटू वेग बराबर क्या हो जाएगा, पावर। ये भी दो सदिश राशियाँ हैं और इन दोनों सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक अदिश शक्ति के रूप में प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें 80 किलोग्राम के एक व्यक्ति को ऊर्ध्व 6 मीटर ऊंची सीढ़ियों पर 10 सेकंड में चढ़ने के लिए अपने अंदर कितनी औसत अश्व शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ेगी। हॉर्स पावर पूछी है, अश्व शक्ति यानी पावर पूछी है, तो आपको क्या करना, किसके लिए पावर चाहिए, एक 80 किलोग्राम आदमी है, भारी भरकम है मेरे जैसा, m बराबर 80 किलोग्राम है, और कितना ऊपर जाना है 6 मीटर, विस्थापन कितना करना है 6 मीटर, और कितने टाइम में जाना है उसको 10 सेकंड में, तो पावर कितनी चाहिए, पावर बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए कार्य कितना करना पड़ता है mgh, हम जब किसी वस्तु ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर बल ऊपर लगाना पड़ेगा, और फिर कितना विस्थापन हो गया h ऊपर चले गए, तो ये कार्य होगा mgh बटा t करना। m कितना उसका द्रव्यमान 80, g का मान भी लगभग 10 मान लें, कितना ऊपर जा रहा है वो 6 मीटर, अपॉन टाइम कितना लगा रहा है 10 सेकेंड, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना हो गया 8 से 480 वाट। ये क्या है, पावर, पावर 480 वाट आया, लेकिन हमको पावर का मान ये हॉर्स पावर में पूछ रहा है, तो हॉर्स पावर में आप ध्यान रखें 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है, जो मोटर आती है और 5 हॉर्स पावर की 10 हॉर्स पावर की तरह से, तो ये 746 वाट होता है, ठीक है, यानी 746 वाट बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, तो 1 वाट बराबर 1/746, और 480 बराबर कितना हो जाएगा, तो 480 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 480/746 हॉर्स पावर ऊर्जा इसको चाहिए, इसको डिवाइड करके आंसर आप इसमें से निकाल सकते। 400 का भाग देंगे तो एक से छोटा आंसर। अब देखो आपको एग्जैक्ट भाग देने की जरूरत नहीं, 1.26, 2.1, 1.8 और 0.63, आंसर हमारा क्या आ रहा था 480/746। अब कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हल करना शुरू कर देते हैं, और आपने इसमें भाग देने मान लो 1 मिनट खराब कर दी, या सही से भाग नहीं दे पाए, दुखी हो रहे हैं, और पता लगा कि यहाँ भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऊपर 480 एक छोटी संख्या है, 746 बड़ी संख्या है, तो छोटी में बड़ी का भाग देंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। आप देखो सही यहाँ 1 से छोटा आंसर कौन सा है, ये सब 1 से बड़े आंसर है, तो 1 से छोटा आंसर एकमात्र दे रखा है, तो कोई बिल्कुल भी भाग देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से टिक कर सकते हैं। इसलिए आप ये बहुत ध्यान रखें फिर इसमें कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ सोल्व करने से पहले चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लेनी है, ऑप्शन पे जरूर गौर कर लेना है कि आपको उत्तर किस रूप में पूछा है, ठीक है। आप इसको निकाल के बैठ गए, या मान लो कि हो जाए 480 वाट आ गया, उत्तर मिल ही नहीं रहा भाई साहब, तो 480 नहीं है, हॉर्स पावर में दे रखा है, तो वो भी ध्यान रखना है, प्लस कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है, तो वो जो है अपन को कैलकुलेशन से बच सकते हैं अगर आप चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ सकते हो। तो ये हमारा पेपर था वर्क पावर एनर्जी वाला, जो 5 तारीख कराया गया था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट वगैरह में लिख के बता दीजिएगा, हम दोबारा भी करा देंगे, नेक्स्ट संडे को सॉल्यूशन कराएंगे। थैंक यू।